हाँ, तो आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और ज़्यादा इजी बना दूंगा मैं जब आपको नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2 नंबर का आएगा। तो इसमें बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ जाना। बड़े क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, ठीक है। या तो 1+1 आएगा, इसका मतलब डीपली क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, जो खास खास है वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। क्या छोड़ना है और क्या रखना है वो मुझे पता है, ठीक है। और या फिर 2 मार्क्स का पूछता है तो उस लेवल की भी तैयारी कर लेंगे। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन चैप्टर से आएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि चैप्टर ही 2 नंबर का है। दूसरी बात, इस चैप्टर के बारे में खास खास बात मेंशन है सिलेबस में कि राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आएंगे, राजस्थान के संदर्भ, मतलब राजस्थान से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जैसे कोई भी अगर कोई नदी परियोजना या फिर कोई भी अपन प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान जिसके टच में है, ठीक है। ओके, फिर अपन इसकी बात करें तो ये है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल, और भूगोल का चैप्टर नंबर है 8 जल संसाधन, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस पूरे 2 नंबर का है। इजी सा चैप्टर है, 2 मार्क्स मायने रखते हैं और बहुत इजी से अपन इसको करने वाले हैं। दूसरी बात, ये यहाँ 2 नंबर का ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद ही नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, वो फैक्ट अपन को लर्न करने हैं और आपको भी अभी इंटरेस्ट डेवलप करना है। क्योंकि साल 2 साल के बाद में, जैसे 12th कर लो, उसके बाद में आप भी नौकरी के एग्जाम देने लायक हो जाओगे, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद में इसके अंदर अपन इस चैप्टर को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, क्योंकि इसका नाम है जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, पानी को कैसे बचाना है इन सब के लिए। तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई, सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा स्कीम पढ़ेंगे, फिर राजस्थान सरकार के द्वारा पढ़ेंगे स्कीम, ठीक है। तो भारत सरकार ने ऐसी खूब सारी योजनाएं चलाई थी, ठीक है, जिनमें पानी को बचाया जा सके। चलाई थी और चला रही हैं, अभी भी चल रही है, ठीक है, जिसमें पानी को कैसे बचाया जा सके। और फिर हमने ये सोचा, आपको पता है पहले 5 ईयर प्लान चला करते थे, 5 वर्षीय योजनाएं। 5 वर्षीय योजनाओं के साथ साथ में ये भी चलती थी योजना प्रोजेक्ट, ठीक है। उन प्रोजेक्ट का इन प्रोजेक्ट क्या मतलब है, इन प्रोजेक्ट का मतलब है कि पानी को भी बचा लिया जाए, ठीक है। इसके साथ में वहाँ पर बिजली पैदा की जाए, विद्युत संयंत्र लगाए गए खूब सारी। तो ध्यान रखना, ये जितनी भी नहरें हैं, बांध हैं, जितने भी ये रिवर वगैरह हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, इनसे जो भी बनेगा तो इसमें एक तो होगा पीने का पानी, पेयजल, ठीक है। पेयजल, ओनली पेयजल, वो तो चलो ओनली पेयजल में आ गई, वो तो एक उद्देश्य हो गया। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, जिसमें पानी भी पिया जाए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल के साथ साथ में इरिगेशन, यानी कि सिंचाई भी की जाए। पूरी बात सुनना, इरिगेशन प्लस पेयजल, या फिर ऐसा मान लो कि लाइट यानी विद्युत भी पैदा की जाए। ऐसे 2-3 काम अगर ऐसी हो तो वो कहलाती है मल्टीपर्पज़, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीपर्पज़ का मतलब है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी होती है, जिस योजना से, परियोजना से एक के साथ में पीने का पानी भी होए, एग्रीकल्चर भी होए, और वहाँ पर लाइट, विद्युत वगैरह पैदा की जाए। तो ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है, ठीक है। और ये जिसमें सिर्फ ओनली पेयजल हो, या फिर ऐसी भी जिसके अंदर ओनली सिंचाई हो यानी इरिगेशन हो, ठीक है। ऐसी भी है इरिगेशन, ओनली इरिगेशन। तो ओनली इरिगेशन यानी ओनली केवल सिंचाई, केवल पेयजल, ये होगी एक उद्देश्य। ये मल्टीपर्पज़ नहीं है, एक पर्पज़ हो गया, दोनों में से कोई एक। ऐसी खूब सारी योजनाएं अपने से पढ़ने वाले चैप्टर में, ठीक है। और ऐसी भी खूब सारी योजनाएं या प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान गुजरात एमपी, राजस्थान गुजरात, ऐसे मतलब आपस में जॉइंट है, मतलब आपस में 2-3 स्टेट मिलके उन परियोजनाओं को या उस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। ये सारी डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, नॉलेज भी होगा इससे। और इसके साथ में जैसे अपन पढ़ेंगे एमपी हैं, गुजरात हैं, कभी राजस्थान है, कभी राजस्थान वाले पढ़ेंगे तो उसमें जिले पढ़ेंगे, कभी बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। तो अब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बताऊँ क्या करना है। आपको 2 मैप मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, है ना, यानी कि 2 मानचित्र आपको कम से कम नॉलेज होना ही चाहिए। हालांकि अपन एग्ज़ाम टाइम में और ज़्यादा मैप्स वगैरह पढ़ेंगे,
लेकिन ये 2 मैप तो अभी पढ़ना है। एक तो इंडिया का, ठीक है, इंडिया का मतलब भारत का मैप, और एक राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान और भारत ये दोनों मैप अपन को पता होना चाहिए। राजस्थान के मैप में तो क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, जिले, ठीक है, पूरे 33 के 33 जिले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में ये वाला जिला कहाँ पर, ये मैं आपको सब समझा दूंगा। आपको क्या करना है, आज से वीडियो मिल गया आपको, तो कल तक वीडियो में भी, कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आपको मैप खरीद के रखने हैं, 2 या 3 5 ले लो, भले प्रैक्टिस के लिए आगे भी काम आएंगे। इंडिया के और राजस्थान के दोनों मैप लेके रखना। एक में तो मैं आपको भरवा दूंगा, उसको आपको मेरे साथ का साथ भरना है, और अपने जहाँ स्टडी करते हो, स्टडी टेबल के सामने जहाँ भी पढ़ते हो, वहाँ पर इन दोनों मैप को भर के चिपका लेना। छोटे वाले है ना, भले बड़े की जरूरत नहीं, इनको चिपका लेना, क्योंकि इनको बार बार देखते रहना है। और फिर 2-3 खाली आपको प्रैक्टिस करनी, पहले समझ के फिर उसको रख देना, और फिर उसको भरना, या फिर पेंसिल से भर लेना, रफ कर लेना, फिर भर लेना, प्रैक्टिस करते रहना है। तो आपको इन दोनों मैप को मैं समझा दूंगा, ताकि पता चले कि कौन से ज़िले की स्कीम है, प्रोजेक्ट है, कौन कौन से ज़िलों में निकल रही है। तो इतना आइडिया आपको होना भी चाहिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, समझ पा रहे हो, क्योंकि मैप भी तो है, 5 नंबर का मैप आएगा आपके बोर्ड में, तो वो आप उनको प्रोग्रेस मतलब उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इस बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कुछ नेहरू जी कुछ कहेंगे, वो बातें भी अपन कह देंगे। आधुनिक भारत का मंदिर कहेंगे इनको, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, ठीक है, यानी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं नोट्स के अंदर लिखवा देता हूँ, उसके बाद अपन चैप्टर कंप्लीट। हाँ, तो अब देखो, बहुउद्देशीय परियोजना मैंने अभी आपको बात बताई। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक, देखो ये चैप्टर 2 नंबर का है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बस। इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग नोट्स बनाऊंगा, और इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो टीचर वही है जो आपको ये बता सके कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, वरना SST कभी भी आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेंदी सब्जेक्ट माना जाता है इसको। लेकिन ये पता होना चाहिए, कुछ स्टोरी टाइप होते हैं, वो सिर्फ समझने के लिए होता है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अब जैसे नेहरू जी ने क्या कहा इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, तो नेहरू जी ने यह कहा कि बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा, अब मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाएगी। 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाएगी कोई 3 स्कीम या 3 प्रोजेक्ट के नाम लिखिए, एनी 3 या 2 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछ सकता है। तो 3 तो आपको करना ही करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो चला रही है भांकड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, कोई भी 4-5 या 3 याद कर लेना, 4 याद कर लेना, भांगड़ा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी, ठीक है। और फिर है राज्य सरकारों द्वारा, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ हमारी राज्य सरकार द्वारा। साफ साफ आपके कोर्स में मेंशन है कि राजस्थान के संदर्भ में हमेशा सिलेबस पे फोकस रखना चाहिए, वरना नहीं को कोर्स होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात की तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ राजस्थान के बारे में, वरना तो 28 स्टेट अपन थोड़ी आप याद करने जाओगे वहाँ। मतलब राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो चंबल परियोजना है, जो MP और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, पढ़ेंगे अभी। मतलब दोनों ने मिल के इस चंबल प्रोजेक्ट को, दोनों राजस्थान और MP यानी मध्य प्रदेश, दोनों मिल के चलाते हैं। अभी पूरी डिटेल पढ़ेंगे आगे। कौन सा हो गया चंबल प्रोजेक्ट, MP और राजस्थान। दूसरी सरदार सरोवर परियोजना, तो गुजरात, MP राजस्थान, तो इसमें भी MP राजस्थान, इसमें भी गुजरात। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी आपने स्टैचू बनाया, तो आपको याद ही हो जाएगा कि वो गुजरात के अंदर है, तो इसका मतलब ये भी सरदार इसमें भी लिखा हुआ है। तो मतलब गुजरात में आ जाएगी, याद हो रहा है, गुजरात, MP राजस्थान, चंबल, MP राजस्थान। और फिर है माही परियोजना, गुजरात राजस्थान, ठीक है। तो बेहद ईजी है, MP राजस्थान, कौन है MP राजस्थान के अंदर, तो चंबल। उसके बाद में सरदार सरोवर बांध परियोजना, वो रह जाएगी, MP राजस्थान तो है ही, गुजरात साथ में आ जाएगा। फिर माही, उसमें ओनली फॉर गुजरात राजस्थान। इस तरीके से 3 प्रोजेक्टिव अगर आपने याद कर लिए तो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं जा सकता, ठीक है।
अब इन्होंने एक साफ बात लिखी है कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना जरूर है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये देख लो भांखड़ा नांगल, आपने पहले पढ़ा। तो भांखड़ा नांगल आपके कोर्स में दे रखी है। इस भांखड़ा नांगल के बारे में क्या पढ़ना है, बस जो मैंने लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मेन चीज़ तो ये कि ये परियोजना किन किन के बीच में चलती है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों की संयुक्त परियोजना है। मेरी बात समझ में आ गई? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसका मतलब इस एग्जाम्पल को अपन ये ध्यान रखना है कि ये संयुक्त परियोजना का एग्जाम्पल है। संयुक्त का मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं के नाम लिखो, मतलब जो जॉइंट प्रोजेक्ट चलते हैं राजस्थान के जॉइंट में कौन कौन से, तो फिर आप उसमें ये भी लिख सकते हो, आप चंबल भी लिख सकते हो, आप सरदार सरोवर भी लिख सकते हो, कोई 2-3 नाम पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन घुमाने वाला कैसे घुमाए, आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान संयुक्त परियोजना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका उद्देश्य? इट इज जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव द मिड पार्ट ऑफ सतलज एंड यमुना, ये दोनों ही नदियों के नाम है, सतलज और यमुना रिवर, डेवलप्ड इकोनॉमिकली थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, देखो मैंने आपको बताया भी था कि लाइट पैदा करने के लिए, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए, पीने के पानी के लिए बेसिकली इसका काम आता है। यानी कि सतलज और यमुना के जो मध्यवर्ती भाग है, मिड पोर्शन जो है, उसमें सिंचाई करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, विद्युत पैदा करने के लिए और पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। और मैं फिर बता दूं आपको, जो भी प्रोजेक्ट होगा ना उसका ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे, अलग से उद्देश्य पूछे, हमेशा आपको लिखना है सबसे पहले तो पेयजल तो होगी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए होगी, पेयजल होगी, और दूसरी इरिगेशन सिंचाई के लिए, लगभग सारी नहीं, कुछ कुछ सिंचाई के लिए, उतना तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। फिर है इसी भांखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के अंदर एक बांध बनाया हुआ, हालांकि 2 बांध है, लेकिन दोनों बांध लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, भांखड़ा बांध, भांखड़ा डैम, 2 डैम है, लेकिन भांखड़ा डैम की क्या खास बात है कि अगर अपन डैम की बात करें, डैम देखो हर तरह के होते हैं, ऐसे वाले डैम भी होते हैं और ऐसे खड़े डैम भी होते हैं। तो ये भांखड़ा डैम सीधा खड़ा डैम है, खड़े डैम है, पूरे वर्ल्ड में सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ, पूरे वर्ल्ड में सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ पहला सबसे बड़ा बांध है ये, समझ पा रहे हो? वर्ल्ड में, पूरे संसार में बहुत बड़ी बात है जो हमारे भारत के अंदर है कि भांखड़ा बांध, जिसकी लंबाई आपको याद करनी पड़ेगी, 518.16 मीटर लंबा और 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है, विश्व के सीधे खड़े बांधों में, ठीक है ना। यानी कि द डैम इज 518.16 मीटर्स लॉन्ग एंड 167.64 मीटर्स हाई। इट इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड मेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट डैम्स। वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। बस ये थी भांखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये सारी प्रोजेक्ट जो अपन पढ़ रहे हैं आज के वीडियो में, ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाएगी स्कीम से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के द्वारा चलाएगी, समझ पा रहे हो ना? ओके। तो ये दामोदर घाटी, हालांकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोल दूं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर सभी राज्यों की मिक्स वाली, वो भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो ये स्वतंत्र भारत की, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम आज़ाद हो गए 1947 में, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना या फिर प्रथम परियोजना कौन सी है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, दामोदर घाटी परियोजना, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड की है, समझ पा रहे हो? पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विच इज जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। हालांकि राजस्थान का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में दे रखा है, इसलिए इसको पढ़ना तो अपन को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में 1-2 पॉइंट और लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1948। मैंने कहा था ना स्वतंत्र भारत की, इसका मतलब 1947 में आज़ाद हो गए थे, फ्रीडम। तो इसके बाद में 1948 में अगर अपन बात करें तो वहाँ से ये स्टार्टेड हुई थी, ऑन द रिवर दामोदर नदी से, ठीक है। इंडिपेंडेंट भारत की ये सबसे पहली है। अलग से 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस पर जोर देना।
ऑल्सो नोन एज सोर ऑफ बंगाल। अच्छा, ये जो बात है ना, फिर एक 1 मार्क्स तैयार हो गया आपका कि इससे पश्चिम बंगाल में शोक, ध्यान रखना, बंगाल में या पश्चिम बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया। क्वेश्चन क्या आएगा कि बंगाल की शोक नदी कौन सी है, या फिर बंगाल में शोक या बंगाल का शोक। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या कहता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, सोरो ऑफ बंगाल, उस रिवर का नाम बताओ, तो आप लिखेंगे दामोदर रिवर। देखो, किसी भी चीज नदी को शोक यानी कि सोरो क्यों कहा जाता है कि उससे बार बार ये, जैसे ये क्या बोलते हैं, बाढ़ का आ जाना, फ्लड वगैरह आ जाना, और बहुत सारे घरों का नुकसान हो जाता है, तो उसको इसीलिए जो ऐसी कोई नदियां जो होती है बार बार उफान मार देती है, तो ऐसी नदियों को हमेशा सोरो कहा जाता है, मतलब कि शोक कहा जाता है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई कि इसको बंगाल का शोरो तैयार हो गया। 2 क्वेश्चन, एक तो स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आप लिखेंगे इसको दामोदर को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जो बंगाल का शोक या फिर सोर ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है, तो आप कहोगे दामोदर नदी को। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। फिर तीसरा है, लास्ट पॉइंट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। भाई इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, इसका बेसिकली उद्देश्य है, इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को सुधार करना है। ये बात तो आप हर किसी में लिख सकते हो, बस ध्यान रखना कि बंगाल और झारखंड की है ये परियोजना। तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ लोकल पीपल बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैलीज एंड वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, ये सब बातें आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट है थर्ड और लास्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई लास्ट प्रोजेक्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड परियोजना। पहली बात ये, फिर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन डीपली पूछेगा, उड़ीसा के शोक के नाम से कौन सी नदी, महानदी। नदी का क्या नाम है, महानदी, ध्यान रखना। बंगाल का शोक दामोदर नदी, सोर ऑफ बंगाल दामोदर रिवर। उड़ीसा का शोक महानदी, सोर ऑफ ओडिशा महानदी। तो द प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिवर महानदी ऑल्सो नोन एज सोर ऑफ ओडिशा, जिसको क्या कहा जाता है, ओडिशा का सोरो यानी कि ओडिशा का शोक कहा जाता है। यानी कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई ये योजना है। याद हो गया क्या, क्या क्वेश्चन आएगा पता चल गया। पहली बात तो ये कि कौन सी सरकारी, वैसे तो 1 2 3 तीनों ही भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। दूसरी, कौन से राज्य में, उड़ीसा में। कौन सी नदी पर, महानदी पर। महानदी क्या है, उड़ीसा का शोक या सोर ऑफ ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पे एक बांध है, इस परियोजना में एक हीराकुंड डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा यहाँ से। क्यों आएगा, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा बांध है। समझ पा रहे हो क्या, अपन इधर पीछे पड़ा था, वो खड़ा था, खड़ा और कंक्रीट से बना हुआ बांध था, लेकिन ये हीराकुंड बांध है ना, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। कितना, 4801 मीटर लंबा है विश्व का, इंडिया के अंदर बना हुआ, सोचो है कि नहीं। तो 4801 मीटर लंबा है और 810 करोड़ घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है इसका, आयतन, इतना पानी इसमें रखा जा सकता है, सिंचित होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम विद द लेंथ ऑफ 4801 meters having a water storage of 810 करोड़ क्यूबिक मीटर। समझ पा रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हीराकुंड डैम, अलग से आएगा, ये इसी प्रोजेक्ट पर बना हुआ है। समझ गए, वेरी गुड। अब मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, ठीक है, वो ये लिखे हैं, एक तो वाटर मैनेजमेंट, स्टार्टिंग में अपना ये टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेंट बाय वाटर मैनेजमेंट। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, चिंता मत करो, हर चीज़ एक एक लाइन से क्वेश्चन जितना बन सकता है सब लिखाऊंगा। यानी कि जल प्रबंधन से क्या समझते हैं आप या क्या तात्पर्य है। देखो, इसको वैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है, वाटर का मैनेजमेंट करना, कि जो ऐसे ही जो पानी बह रहा है, जैसे बारिश होती है तो पानी ऐसे ही फालतू बहता है,
बेसिकली सिटीज़ में। गांव के लोग तो वाकई इस चीज़ में बहुत पूरा मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड वो वाटर टैंक बना रखे हैं, छत्तों से पानी उसमें आता है, पानी खूब स्टोरेज होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने पानी को स्टोर किया हो। तो पानी को स्टोर करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि यहाँ कर भी नहीं सकते शहरों में, बिकॉज शहरों में करेंगे तो कहाँ करें, इतना इनके पास रहने के लिए अगर इतने छोटे छोटे होते हैं तो वो इतने बड़े टैंक कहाँ से बनाएं। गाँव में तो खुले खेत होते हैं, कितने बड़े टैंक बना लो। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर स्टोरेज का मतलब जो व्यर्थ पानी बह रहा है, फालतू ही बहता है फिर वो पानी, उसको बचाया जाए। या फिर जैसे अपन बेफिजूल पानी, खूब सारे लोग बेफिजूल पानी वेस्ट करते हैं, है ना। ऐसा मान लो कि ब्रश भी करते हैं तो नल ओपन कर देते हैं, छोड़ देते हैं खुला, बहुत ज़्यादा पानी बहता है। जगह जगह पानी का वेस्टेज आप सब समझते हो। तो उन सब पानी को बचा के रखना, फ्यूचर में आने वाली जनसंख्या के लिए बचा के रखना, या फिर उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से यूज करना ही वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, उसको थोड़ा मैंने स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में लिख दिया और कुछ नहीं है। यानी कि व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए किया गया उचित प्रबंधन ही जल प्रबंधन। आपको पता है सूखा अकाल पड़ जाता है, और क्योंकि मानसून की राजस्थान में बारिश होती नहीं है। राजस्थान में क्या, इंडिया में बहुत जगह टाइम पे मानसून की बारिश नहीं होती, और कभी मानसून आता है, कभी कमज़ोर आता है, कभी तेज़ मानसून आता है। तो मानसून की बारिश कम होती है, और वही अगर पानी को स्टोरेज करके रखा जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को स्टोरेज करके रखा जा सकता है। तो उस देखो, आपको पता है पानी स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट इतनी स्कीम चलाती है कि 80% सब्सिडी देती है किसानों को। सब्सिडी का मतलब छूट, कि जैसे आप क्या करो, बड़ा सा खेत के अंदर, जैसे आधे बीघा के अंदर इतना बड़ा टैंक बना लो, ठीक है, जो बना लो, और 20 मीटर गहरे टैंक बनाए जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है। यानी कि कम से कम 10 बीघा खेत में उस पानी से एग्रीकल्चर किसान खेती कर सकते हैं, सिंचित कर सकते हैं। इतना उसमें जितना भी खर्चा लगे गवर्नमेंट देती है। मतलब आपको 80% तक लोन देती है, 100% लोन देती है, 80% तक आपको माफ़ भी कर देती है, उस पर ब्याज भी फ्री, बहुत ज़्यादा, ताकि कैसे ना कैसे करके गवर्नमेंट किसानों को हेल्प करना चाहती है कि ये पानी को स्टोर करे। और खूब लोग करते भी हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे गड्ढा खोद देते हैं बड़ा स्क्वायर फीट जो भी, और उसके अंदर एक की तिरपाल, या जो तिरपाल जानते हो, तिरपाल दिया जाता है, वो मोटा मजबूत तिरपाल होता है, उसको अंदर बिछाना, उसी का खर्चा लगता है, तो 1-1.5 लाख में आता है। वो गवर्नमेंट मुहैया करवाती है उस तिरपाल को, और उसमें पानी स्टोरेज कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, कैसे न कैसे करके पानी को बचाया जाए। समझ पा रहे हो? तो ये सब सूखे हुए अकाल से निपटने के लिए जो उचित प्रबंधन किया जाता है वो ही जल प्रबंधन। ऐसी लैंग्वेज लिख के है ना, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आ जाए तो। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, एंड इट्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू टैकल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेमाइन एंड ड्रॉट, यानी कि अकाल जो पड़ जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून की अनियमितता। सबको बचाने के लिए इनको वो जो कराया जाता है वही वाटर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब है एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का। कभी कभी कंफ्यूजन ये रहता है कि भारत का कौन सा है, तो घबरा मत जाना, जो पूरा वर्ल्ड का है वही भारत का है, ठीक है। यानी कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, वो हीराकुंड ही है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पीछे, इसलिए मैं लिखा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। तो अब आज अपन इस वीडियो में इतना ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जितनी भी थी उससे जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में आगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो एक सिस्टम बैठ जाएगा आपके भी कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। फिर हम अपने पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे वो बावड़ी हैं, ये अपन खड़ीन है, यहाँ पर टांका है, ये हमने जो पहले पराक्रत जो चलते थे पहले के ज़माने में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट उनको वापस से फिर से ठीक करने की मुहिम भी चला रही है कि कैसे न कैसे करके गांव में पानी को स्टोर किया जाए, ताकि जो पशु वगैरह हैं वो तो कम से कम उस पानी को पी सके। आपने देखा होगा, सुना होगा, नाडी, तालाब, कुएं या बेरी, कुई, खड़ीन, ये सब पहले के ज़माने में हुआ करती थी। उसमें पानी स्टोर कर लिया जाता था और वहाँ पर जानवर पानी पीते थे, इंसान भी उसमें, कहते हैं कोई साफ, कोई कहीं पर उनमें इंसानी पानी पिया करते थे। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम है, वो पढ़ लेंगे। तो ऐसे 3 या 4 वीडियो के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी है, ठीक है, ओके।